यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज, यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज में क्या है ये देखिए। यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज में फर्स्ट में लिखिएगा, कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स Concave lenses are used in spectacles to correct the defect of vision called myopia. To correct the defect of vision called myopia or short-sightedness. Or short-sightedness. Myopia or short-sightedness. उसके बाद concave lens is used as eye lens. concave lens आराम से concave lens is used as concave lens is used as eye lens in Galilean eye lens in Galilean telescope. Galilean telescope. Concave lens is used in wide angle is used in wide angle spy hole indoors. Spy hole indoors. तो आप ये देखिए, जैसे हम कैमरा की बात करते हैं ना, तो कुछ तो आजकल डिजिटल कैमरास आ गए हैं। डिजिटल कैमरास में ना आपको पहले जो कैमरा होता था उसको बिल्कुल आँख पर लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। कैमरामैन एक आँख बंद कर लेता था, दूसरी आँख को उस पर लगा लेता था और फिर देखता था, फिर फोटो क्लिक करता था। ठीक, आजकल दो ऑप्शंस हैं। आजकल जो है बड़ी स्क्रीन भी है, आप बड़ी स्क्रीन पर पहले देख सकते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है जो पूरा फ्रेम है, और फिर आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो जो आई लेंस कैमरा होता है, आई लेंस जो होता है, जैसे ये ना कॉन्केव लेंस इज यूज्ड एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। तो जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप काफ़ी लंबा होता है, तो वो जो आगे वाला जो हिस्सा है उसका, उसमें बड़ा लेंस लगा रहता है और जो पीछे वाला हिस्सा उसमें छोटा लेंस लगा रहता है। तो वो जो छोटा लेंस है जो हम अपनी आई के पास लगाते हैं वो कॉन्केव लेंस होता है। आई लेंस का मतलब वो लेंस जिसको हम बिल्कुल अपनी आई के पास लगाते हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि शॉर्ट साइटेडनेस को दूर करने के लिए जो लेंस यूज़ किया जाता है उसको हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं। और तीसरा है कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर्स। वो जो छोटा सा होता है स्पाई होल होता है ना, ये हम घर के अंदर हैं, हमने वो स्पाई होल लगा लिया और फिर हम आँख से देखते हैं कि कौन है बाहर, ठीक है, तो उसको स्पाई होल बोल देते हैं। तो वहाँ पर भी कॉन्केव लेंस ही यूज़ होता है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा। जो लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, वो यहाँ पर भी सेम ही लगेगा क्योंकि है तो ये भी लेंस ही ना, तो वो भी सेम लगेगा। दूसरा मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू v/u, माइनस v/u नहीं होता है, v/u। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में नोट करता हूँ, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of
object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens, 50 centimeter from a centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter. Of focal length 20 centimeter. Full stop. Find the nature and position of the image. Find the nature and position of the image. Find the nature and position of the image. देखिएगा, an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens. लेंस चाहे कॉन्केव हो, लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू माइनस का 50 सेंटीमीटर, पहली चीज, फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर लिख दीजिए -20 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में लिखिए सिंस इट इज कॉन्केव, क्योंकि ये कॉन्केव है, कॉन्केव लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। नेचर बताना है और पोजीशन बताना है इमेज का। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब बी है। अब क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो नेचर तो मैं हमेशा बता दूंगा। कॉन्केव लेंस के केवल 2 केसेस होते हैं और दोनों ही केसेस में हमने देखा था इमेज कैसे बन रही थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, और साथ में छोटी डिफिनिशन, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस इट इज अ कॉन्केव लेंस, so nature of image will be always virtual and erect, ठीक है। तो इमेज का नेचर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही रहेगा। उसके बाद अगला देखते हैं। आगे वो पूछ रहे हैं कि आपको पोजीशन बतानी है, तो सिंपल लेंस फॉर्मूला, by using lens formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, 1 upon v minus 1 upon u की जगह -50 is equal to 1 upon f कितना है, -20, माइनस माइनस प्लस 1 upon v plus 1 upon 50 is equal to, हाँ जी, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस, माइनस 1 अपॉन 20, 1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 50, 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 20 और 50 का एलसीएम 100, 20 5 is 100, 5 1s are 5, minus 5, 50 2s are 100, 2 1s are 2, minus 2, 1 upon b is equal to minus 7 upon 100, b is equal to minus 100 upon 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डिवाइड करके लिख लीजिए, पॉइंट्स में आएगा, कोई बात नहीं। 7 1 7 और 1 7 1 7, 10 minus 7 is 3, 3 0 30, 7 4 are 28, 30 minus 28 is 2, 20, 7 2 are 14, 20 minus 14 is 6, 6 0 67, 8 are 56, बस इतना कर लीजिए। minus 14.28 सेंटीमीटर।
ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? तीनों बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, कॉन्केव या कॉन्वेक्स नहीं बोला, एन ऑब्जेक्ट an object placed 50 centimeter from a lens. Object placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image at a distance of at a distance of 10 centimeter in front of the lens. In front of the lens. Full stop. Draw a diagram to show the formation of image. Draw a diagram to show the formation of image. Full stop. Calculate focal length of the lens and magnification produced. Calculate focal length of the lens. Focal length of the lens and magnification produced. एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। ये अब देखिएगा, यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। तो इन्होंने बोला नहीं है कि लेंस कौन सा है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहे हैं प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही बन रही है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव हम लेंगे। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो 50 सेंटीमीटर पर रखा है तो u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, v -10 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे सिंस द इमेज इज वर्चुअल, तो इमेज वर्चुअल, f निकालेंगे। सबसे पहले f निकालते हैं फोकल में। By using lens formula, 1/v minus 1/u is equal to 1/f. 1/-10 minus 1/-50 is equal to 1/f. 1/f is equal to, इसको पलट कर इधर देखो, 1/f को इधर देखो, 1 divided by -10 is -1/10, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस इज प्लस, तो प्लस का 1/50, 1/f, और 10 और 50 का एलसीएम क्या हो गया 50, ठीक है। 10 5 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5 विद माइनस साइन, -5 प्लस 50 1 ज़ा 50, 1 1 ज़ा 1, तो 1/f इज इक्वल टू -4/50। जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, f इज -12.5 सेंटीमीटर, ठीक
ठीक है। तो इन्होंने पूछा था ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो मैंने पहले डायग्राम बनाना चाहिए था, मैं तो पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे ये तो पता चले कि लेंस जो है वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो अब समझ में आ गया कि लेंस तो कॉनकेव ही होगा, ठीक है। अच्छा, फिर है कैलकुलेट फोकल लेंथ, हमने निकाल ली है। एंड मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड, मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं। वी अपॉन यू सिंस एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक। तो वी कितना है -10 0.2 और यू कितना है -50, ठीक है। 0.2 मैग्नीफिकेशन 0.2 हो गया। मैग्नीफिकेशन एक रेशो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो 0.2 कहीं सेंटीमीटर वगैरह मतलब होता है ऐसे, ठीक है। चलिए जी, अब हम ये कहेंगे सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, so it is a, since focal length is negative, so it is a concave lens. अब क्योंकि रे डायग्राम भी बनाने के लिए बोला है तो बनाते हैं रे डायग्राम। देखिएगा कैसे बनेगा। ये हो गया कॉन्केव लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ है माइनस का 12.5 एफ -12.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -50, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जा रहा है, 2f के भी पीछे रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फोकल लेंथ थोड़ा सा नजदीक दिखाओ, वेब यहाँ पर हो गया तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का भी डबल 50। इसका मतलब मैं ऑब्जेक्ट को काफ़ी पीछे रख रहा हूँ यहाँ पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बोला है -50, तो लगभग ऐसे ही तो देंगे भाई, -12.5 का 4 टाइम्स है, 12.5 का 4 टाइम्स ही तो होता है 50। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो it appears to diverge in such a way, it appears to diverge in such a way as it is coming from the focus. तो ये ऐसे डाइवर्ज होता है, ऐसा लगता है जैसे फोकस से होकर आ रहा है। कॉन्केव लेंस का यही होता है। दूसरा, ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए, तो आप ये देखिए दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आपका इमेज बन गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। दिखाई दे रहा है भाई ऑनलाइन वालों को? तीनों बच्चे बताएं। ठीक है, तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, the magnification produced by the spherical lens, question number 3.
produced by a spherical lens is plus 0.75 is plus 0.75 full stop. What is the A part है nature of image, B part है nature of lens. एक तो ये बताइए नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, दूसरा बताइए नेचर ऑफ लेंस क्या होगा. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल लेंसेज प्लस 0.75. तो हम ये कहेंगे सिंस m is equal to a part कर रहा हूँ मैं अभी a part since m is equal to h2 upon h1 is equal to 0.75 is equal to 0.75. h2 is equal to 0.75 into h1. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा सिंस H2 is पॉजिटिव. H2 का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज. तो इमेज जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखा जाता है. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही, इसका मतलब है कि हमारी इमेज भी इरेक्ट है, सीधी है. अगर इमेज भी सीधी है तो सीधी इमेज तो वर्चुअली होती है. ठीक है, इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअली होती है. तो हम ये बोलेंगे सिंस H2 इज पॉजिटिव सो इमेज विल बी वर्चुअल. ये गई क्या? हाँ गई है, ये मुझे ही कुछ अलग लग रहा है. गई ना? धीरे धीरे जा रही है. पता नहीं, अभी मेरे को लग रहा था कि मेरी आंखों में कुछ अजीब सी लाइट जा रही है. मैंने देखा कलर कुछ चेंज है, तो मैंने तुमसे इस वजह से पूछा कि अभी लेंसेज बढ़ा रहा हूँ, कभी मुझे ही लेंसेज की ज़रूरत पड़ रही हो, कभी आंखें कमज़ोर हो गई, ये सोच रहा था. इसका मतलब कम ही हो. H2 is positive, so image will be virtual and erect. इमेज जो है हमारी वर्चुअल भी होगी और इरेक्ट भी होगी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो बी पार्ट है दैट इज नेचर ऑफ लेंस. पता नहीं क्या हुआ है इसमें, उधर से तो ठीक है. ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है. अब बी करेंगे नेचर ऑफ लेंस. अच्छा, नेचर ऑफ लेंस कैसे पता चलता है? देखिए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो पता चल गया हाइट ऑफ इमेज से. ठीक है. अच्छा, अब होता क्या है कि एक नॉर्मल सा रूल है. अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि हाइट ऑफ इमेज जो है
वो क्या है, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की ना 0.75 टाइम्स है। ये 0.75 जो वैल्यू है ये क्या है, ये 1 से छोटी वैल्यू है, ये 1 से छोटी वैल्यू है। तो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी ही होने वाली है। ये समझ गए कि नहीं? अगर मान लीजिए हम किसी भी नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 1 से बड़ा है, जो कि 1 से बड़ा है कि 1.5 है या 2 है या 3 है, तो वो बड़ी बनेगी चीज़, है ना। अच्छा, और अगर वो वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, अगर वो वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो वो चीज़ हमेशा छोटी बनेगी। तो आप यहाँ पर ये नोट करेंगे कि whenever the magnitude, और मैग्नीट्यूड जो मैं शब्द लिख रहा हूँ ना इसको अंडरलाइन कर लेना डबल। whenever the magnitude of magnification, whenever the magnitude of magnification, और इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं मॉडुलस बनाकर। मॉडुलस क्या होता है, दैट इज हम लिखेंगे एम इज मैग्निफिकेशन, यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि मैं इसके साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो हमारी जो इमेज है वो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। लेकिन मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू क्या है। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, समझ रहे हैं। अगर सिर्फ उसकी वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए ये -0.75 भी हो सकता था, लेकिन अगर मैंने मॉडुलस लगा दिया, मॉड अगर मैंने लगा दिया, मॉड का मतलब ये है कि आप साइन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी वैल्यू की बात करेंगे। मॉडुलस को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, हम उसके साइन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसकी वैल्यू की बात करेंगे। उसकी वैल्यू मैग्नीफिकेशन के ये जो मैग्नीफिकेशन है अंदर उसकी प्योर वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, सिर्फ वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तो इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। सो इमेज विल बी diminished and therefore nature of lens बता दो जरा। बताओ सोचकर। बिल्कुल सही। अगर आपसे टाइप ऑफ लेंस पूछेंगे तो बोलेंगे कॉनकेव, ठीक है। हालांकि लिख सकते हो कॉनकेव, नेचर में भी कॉनकेव लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में नेचर उसका डाइवर्जिंग जरूर लिखिएगा। Therefore, nature of lens will be diverging, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कॉनकेव, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, नोट करके एक चीज और आपको लिखवाऊंगा। If magnitude of m is greater than 1, मैग्नीट्यूड ऑफ m, फिर से मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उसकी वैल्यू, मैं माइनस और प्लस नहीं। माइनस से क्या पता चलता है कि वो रियल और इन्वर्टेड है इमेज, प्लस से ये पता चलता है कि इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, बस इतना, ठीक है। अब उसका साइन हटा दीजिए, माइनस और प्लस सब हटा दो, सिर्फ उसकी वैल्यू की बात करें। अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज विल बी एनलार्ज्ड, ठीक है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ m यानी कि मॉडुलस ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, इमेज विल बी एनलार्ज्ड। ऐसा समझना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड आ रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, आप क्या दोगे, अरे वर्चुअल और डायरेक्ट कॉनकेव में ही तो आती है, कॉनकेव लिखो ना, सीधा एक कहानी को लिख रहे हो। तो वर्चुअल और डायरेक्ट कॉन्वेक्स में भी एक केस में आती है, लेकिन अंतर क्या है कि वहाँ पर जो हमारा इमेज का साइज़ बनता है वो एनलार्ज बनता है। तो आप ये देखिएगा कि अगर यहाँ पर हमारा इमेज का साइज़ एनलार्ज बन जाता ना, तो अगर एनलार्ज बन जाता तो हम बोलते थे कि ये कॉन्वेक्स है। समझ गया मेरी बात, ठीक है भाई। वर्चुअल और डायरेक्ट तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, तो वर्चुअल और डायरेक्ट तो उससे पता चल गया, ठीक है। और अगर वो एनलार्ज आ जाता तो हम ये कहते हैं कि फिर आपका जो लेंस है दैट इज कन्वर्जिंग, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। बताओ भाई, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है यहाँ तक? ओके सर, ठीक है। यस सर।
ओके चलिए जी, लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, पावर ऑफ अ लेंस। 2 मिनट रुकिए, बस अभी करवाता हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, पावर ऑफ अ लेंस। जी बोलो। नेचर की तरफ कन्वर्जन वो मैंने तब बताया कि अगर हमारा ये जो मैग्नीफिकेशन है अगर ये 1 से बड़ा आ जाता, वो 1 से बड़ा आ जाता तो क्या होता है, हमारी इमेज जो है वो एनलार्ज बनती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक केस होता है, पहला केस, जिसमें इमेज वर्चुअल इफेक्ट बनती है और बड़ी बनती है, एनलार्ज बनती है। और जो कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस में 2 ही केस होते हैं, टोटल 2 ही केसेस होते हैं। उसमें 6 होते हैं कॉन्वेक्स में, इसमें टोटल 2 होते हैं। दोनों ही केसेस में जो हमारी इमेज है वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो जैसे यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई दिया तो एकदम से बच्चों के दिमाग में आ जाता है, अरे वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है ना, कॉन्केव हो गया, कॉन्केव हो गया। फिर यहाँ पर ठीक है, मैग्नीफिकेशन आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। मैग्नीफिकेशन की सिर्फ वैल्यू 0.75, 1 से छोटी है ना, तो यहाँ पर तो चल जाएगा कि हाँ कॉन्केव है। लेकिन अगर यही वैल्यू हमारी थोड़ी सी बड़ी होती, मान लीजिए 0.75 की जगह 1.5 होती,
ठीक है, तो 1.5 मतलब 1 से बड़ी हो गई, तो इमेज हमारी बन जाती है एनलार्ज। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट की एनलार्ज्ड इमेज कॉन्वेक्स लेंस के पहले केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया मैंने, और ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। पावर ऑफ अ लेंस। Power of a lens. Power of a lens में है, the power of a lens is a measure of the measure of the degree of convergence is a measure of the degree of convergence or divergence is a measure of the degree of convergence or divergence of light rays falling on it. Light rays falling on it. अगला चैप्टर फिजिक्स में तो जरा ब्रेक ले लेंगे, है ना? नहीं, फिजिक्स में रहने ही देते हैं ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री में करा लेते हैं ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। मतलब ये लेंस की पावर से हमको क्या समझ में आता है कि कोई भी लेंस लाइट रेज को कितना ज़्यादा एक जगह इकट्ठा कर रहा है, यानी कि कन्वर्ज कर रहा है, या कितना ज़्यादा उनको फैला रहा है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, डिग्री मतलब कितना ज़्यादा कर रहा है या कितना कम कर रहा है, ठीक। तो ये होता है। और मैथमेटिकली लिखिएगा, मैथमेटिकली द पावर ऑफ अ लेंस मैथमेटिकली the power of a lens, mathematically the power of a lens is defined as the reciprocal is defined as the 420 reciprocal of its focal length in meters, defined as the reciprocal of its focal length in meters, defined as the reciprocal of its focal length in meters, ठीक। अच्छा, अब देखिएगा, इसको ऐसा लिखेंगे, मतलब फोकल लेंथ जैसे कुछ भी आ गई, तो फोकल लेंथ को आप पहले तो सेंटीमीटर में, जैसे हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें फोकल लेंथ हमारी सेंटीमीटर में आ गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह सब सेंटीमीटर में। तो अगर फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में भी आती है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको पलट दो, रेसिप्रोकल ले लो उसका। जो रेसिप्रोकल लेकर जो वैल्यू आएगी वही पावर है, और पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर। लिखिए यहाँ पर, बता रहा हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कैपिटल D, कैपिटल D।
यहाँ पर स्पेशली ये मेंशन करना ना भूलें कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर। फोकल लेंथ के लिए मस्ट है कि उसका मीटर में होना। अगर वो मीटर में नहीं है और आप उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और कहते हैं पावर निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ हाँ, ये पावर ऑफ अ लेंस है। वो जो पावर होती है वो तो वॉट होती है इलेक्ट्रिसिटी में या वर्क एनर्जी एंड पावर में जो हमने पावर करा था वो वाली पावर की यूनिट वॉट होती है। ठीक है, ये पावर ऑफ अ लेंस है। द कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, द कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। दूसरा व्हाट इज, हाँ जी वो ये चीज़ है, वो जो चश्मे की पावर होती है ना वो यही है, प्लस माइनस में भी आती है, बताओ मुझे। व्हाट इज इट्स पावर? फोकल लेंथ क्या है? ये फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस है ना। अब देखिएगा ये 10 सेंटीमीटर हो गया तो F इज इक्वल टू हो गया 10/100 मीटर, 10/100 मीटर। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया तो 1/10 मीटर आ गया तो 1/F कितना होगा? 10। 10/1 यानी कि 10। Therefore, power is equal to 1/F is equal to 10 diopter plus 10 diopter। ठीक है, क्लियर है? अलग ही दुनिया में चल रहे हो, पता नहीं कौन सी कॉमेडी। हाँ जी बताइए। एक बकेट है उसमें कॉइन है, वो एक स्टूडेंट नहीं देख पा रहा, हाँ दूसरे स्टूडेंट ने उसमें थोड़ा सा पानी डाला बिना पानी, तो जो पहला स्टूडेंट था वो कॉइन को देख पा रहा है। अच्छा, वो ऐसा है कि उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट थोड़ा सा साइड में खड़ा हुआ है और उसको पानी का जो टॉप मोस्ट लेवल है वो टॉप मोस्ट लेवल ही नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर उसको पॉइंट भी दिखाई नहीं देगा। होता है ना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं। हाँ, पहले बकेट में पानी नहीं था। अच्छा पहले बकेट में पानी नहीं था, है ना, और वो जो स्टूडेंट है वो कॉइन को नहीं देख पा रहा था। ठीक है, अब उसने बकेट में पानी डाल दिया तो बकेट में जैसे ही पानी डाला तो पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर आया। ठीक है, अब जैसे ही वो ऊपर आया तो क्या था कि कॉइन उसकी लाइन ऑफ साइट से, अरे चुप हो जाओ भाई, मुझे समझा रहा हूँ, जानी अलग ही कहानी चल रही है। तो बकेट में कॉइन पड़ा हुआ था तो कॉइन उसकी लाइन ऑफ साइट से दूर था। अब क्या हुआ कि उसने पानी डाल दिया तो पानी डालते ही अब उसको पानी का लेवल दिखने लगा है। अब उस बच्चे को, अच्छा अगर पानी का लेवल अभी भी नहीं दिखाई देगा तो वो अब भी कॉइन को नहीं देख सकता। तो अब क्या है कि कॉइन तो उसको नहीं दिख रहा था, लेकिन अब पानी जो उसने डाला पानी का लेवल दिखाई देना शुरू हुआ। तो जैसे ही पानी का लेवल दिखाई देना शुरू हुआ तो रिफ्रैक्शन की वजह से अपीयरेंट इमेज, उसकी कॉइन की इमेज थोड़ी सी ऊपर उठकर दिखाई दे जाती है। कॉइन अब भी नहीं दिखेगा, कॉइन की अपीयरेंट इमेज दिखाई देगी उसको, वो जो थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। वो जो हमने 2-3 एग्जांपल्स भी देखे थे ना कि कॉइन अगर नीचे पड़ा हुआ है उसमें पानी डालेंगे तो कॉइन ऊपर दिखाई देगा। 3 केसेस हमने देखे थे जो इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। पहला कि अगर किसी स्टिक को पानी में डालेंगे तो वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। दूसरा, कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड इन अ बकेट फुल ऑफ वाटर। और तीसरा ये था कि जो वो होता है हमारा स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल का जो बेस है, स्विमिंग पूल का बेस भी थोड़ा सा रेज्ड दिखाई देता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अपीयरेंट हाइट, डीप का उल्टा, गहरे का उल्टा, इमर्जिंग आउट, बल्जिंग आउट।
पता नहीं। A person having a myopic eye, क्वेश्चन नोट कीजिएगा दूसरा। A person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 centimeter. Focal length 50 centimeter. Full stop. What is the power of the lens? -2. A person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 centimeter. -50 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि कॉन्केव है। अच्छा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। -50 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 5 टू द 5, 5 टू द 10, -1/2 मीटर -1/2 मीटर ये हो गया। तो पावर क्या होगी? 1/8, यानी कि -2 डायोप्टर। ठीक है जी, तो इतना कर लीजिए। और इसमें 10-15 मिनट का थोड़ा सा और है, तो अगली क्लास में पहले इसको खत्म करेंगे, फिर एसिड बेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।